हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एसएससी सीजीएल 2022 जो एग्जाम है उसका लेवल कैसा होने वाला है। ठीक है। और ये सभी जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो प्लीज आप लोग इसको लास्ट तक देखना। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद बना रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इस वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा कुछ बता रहा हूँ जो मैंने ऐसे ही अपने आप से तुक्का मार दिया हो। ठीक है। इसमें कोई भी गैस वर्क नहीं है। प्रॉपर एनालिसिस करा गया, उसके बाद मैं आपको ये चीज बता पा रहा हूँ। और ये कैसे हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं अपने चैनल पर जितनी भी आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट पीडीएफ उनको देता रहता हूँ। जितने भी रिसेंट एग्जाम्स हैं उनके, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको रीजनिंग के, इंग्लिश के और मैथ्स के जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है। आप उनको सॉल्व कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने अभी तक ये नहीं करा तो आप प्लीज प्लीज कर लो। ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे उस ग्रुप में ऐसे हैं जो अच्छी रैंक इस बार लाने वाले हैं। ठीक है। और वो सब इन सब चीजों को पहले से सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है। तो वो ऑलरेडी आप लोगों से थोड़ा सा आगे हैं। ठीक है। अब जब मैं क्वेश्चन यहाँ पर एक पीडीएफ में बना रहा हूँ तो मैं उन क्वेश्चन को देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक्चुअल में एग्जाम में कौन सी चीज आ रही है। ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कठिन आ रहा है, किस टॉपिक का क्वेश्चन आसान आ रहा है। तो ये सब चीज मुझे समझ में आती है। और वही एक्सपीरियंस मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात समझ लेते हैं अच्छे से। जो भी डिफिकल्टी होती है वो आपकी शिफ्ट पर डिपेंड कर सकती है। ठीक है। जैसे हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में जो मैथ्स है वो एकदम इजी आ जाए। ठीक है। और हो सकता है कि कोई और शिफ्ट हो जिसके अंदर मैथ्स हार्ड आ जाए। ठीक है। तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है। तो इस वीडियो में जो भी बात आप लोग समझोगे वो कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। ठीक है। पर एक हम लोग एक कह सकते हैं कि रफ आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है। एक रफ आइडिया आप लोग ले सकते हो। अगर आप एग्जाम के अंदर बैठे हो तो आप क्या चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कौन सी चीज टफ आने वाली है, वो हम इस वीडियो से समझ सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जितने भी रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, उनमें कौन सा सब्जेक्ट का लेवल कैसा था, ये चीज समझनी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग सीजीएल 22 का पेपर देने वाले हो तो सबसे रेलिवेंट जो एग्जाम हो जाता है ना वो सीजीएल 21 हो जाता है। इसमें क्या चीज आई थी वो समझना पहले ज्यादा जरूरी है। देखो, सीजीएल 21 का जो पेपर था उसमें अगर आप ओवरऑल देखो तो मैथ्स का सेक्शन जो था वो आसान था। ठीक है। बहुत लोग ऐसे थे जो मैथ्स में 45 से 50 के बीच में स्कोर कर रहे थे। ठीक है। अगर हम लोग बात करें रीजनिंग की तो वो मैथ के कंपैरिजन में इजी नहीं था। रीजनिंग के जो सेक्शन था उसमें हर एक शिफ्ट के अंदर आप देखोगे कि 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे रीजनिंग के अंदर। और 50 आउट ऑफ 50 इतने लोग के नहीं आ रहे थे। ठीक है। 40+ स्कोर बहुत लोग का था। ठीक है। तो 40 से 45 की रेंज में लोग इसमें स्कोर कर रहे थे। यानी कि मैथ्स के कंपेरिजन में हम देखें तो रीजनिंग का सेक्शन आपका हार्ड था। ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। अगेन, जैसा सेक्शन आपका रीजनिंग का था सेम सेक्शन इंग्लिश का था। यहां पर भी आपके 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बच्चे फंस रहे थे। ठीक है। जो कि मैथ में नहीं था। और बात करें अगर जीके सेक्शन की तो जीके सेक्शन ऐसा था जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर सबसे कम था। ठीक है। अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए उन सबके कंपैरिजन में जीके में एवरेज स्कोर बहुत कम था। इनफैक्ट मैंने कुछ लोग ऐसे देखे जिन लोग के पहले जीके के अंदर 50 में से 30 मार्क्स भी आए थे, उनके यहाँ पर 50 में से केवल 8 या 10 नंबर ही रह गए थे। ठीक है। अब उन्होंने जीके नहीं पढ़ी या फिर कुछ और रीजन रहा हो वो अलग बात है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो जीके की शिफ्ट हो वो ऐसी हो जिसमें आप केवल इतने ही नंबर ला पाओ। ठीक है। पर इसमें डरने की बात नहीं है। जो भी ऐसी शिफ्ट थी ना उसमें आपको फायदा भी मिला है। अब एग्जाम के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसमें नंबर बढ़ते भी हैं। ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में जीके हार्ड आ रही है तो इसका मतलब आपको आगे चल के फायदा मिलेगा, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। और अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो किसी और के भी बहुत ज्यादा नंबर नहीं आएंगे। जैसे अगर आपके 10 नंबर यहाँ आ रहे हैं तो हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा पढ़ के हो तो उसके 15 नंबर आ जाए। ठीक है। तो जीके को कभी भी आप लोग ऐसा पैरामीटर मत दिया करो, स्पेशली जब आपको पता है कि प्री के मार्क्स ऐड नहीं होने हैं। ठीक है। तो आप लोग इन 3 सेक्शन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। पर जीके में पढ़ना तो है ही, सब लोग पढ़ते हैं, पर नंबर आप इसमें एक्सपेक्ट मत करो कि मैं इतने नंबर ले आऊंगा। ठीक है। एक्सपेक्टेशन आप कुछ मत रखो जीके के अंदर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से जो भी एग्जाम हुए उनके बारे में हमको कंप्लीट चीज पता होनी चाहिए कि इसमें किस एग्जाम में कौन सी चीज इजी और हार्ड आई है। अब अगर मैं बात करूं सीएचएसएल की, सीएचएसएल में जो मैथ और रीजनिंग था कंबाइंड में कह सकता हूँ कि ये दोनों आपका इजी था। ठीक है। बहुत लोग ऐसे थे जो सीएचएसएल में मैथ रीजनिंग दोनों में 50-50 स्कोर कर रहे थे। ठीक है। बस सीएचएसएल में आप ये चीज पे ध्यान देना कि मैथ में आपका 1 या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में कैलकुलेटिव था। ठीक है। स्पेशली जो क्वेश्चन आपका उससे रिलेटेड होता है ना वोटर्स वगैरह से। ठीक है। वो क्वेश्चन थोड़ा सा था। और एक क्वेश्चन आपका वो भी था थीफ और पुलिसमैन वाला। उस क्वेश्चन में भी 2-3 क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें कैलकुलेशन थी थोड़ी बहुत। ठीक है।
रीजनिंग में जो आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन था, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, उसका लेवल अच्छा था। हर एक शिफ्ट के अंदर मैं देख रहा हूँ कि उसका लेवल अच्छा था मिसिंग नंबर का जो क्वेश्चन था। ओवरऑल हम देखें तो मैथ रीजनिंग ऐसी थी जिसमें बहुत बच्चे 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर रहे थे दोनों सेक्शन में, ठीक है। इंग्लिश जो CHSL में पूछी गई थी उसका लेवल मॉडरेट से हाई था, ठीक है, हार्ड लेवल की आप मान सकते हो कि बहुत लोग का स्कोर इसमें 30 से 40 की रेंज में था, ठीक है। इसके कंपैरिजन में तो हम इसको हार्ड बोल सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन जो भी CHSL में आपकी जीके आई थी तो जैसी आपकी CGL में आ रही थी सेम वैसी रिपीट हो रही थी हार्ड लेवल की, ठीक है। अब मैंने आपको हार्ड बोल दिया तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। कोई शिफ्ट हो सकता है कि इजी भी हो, ऐसा नहीं कि सारी शिफ्ट आपकी हार्ड होती है, ठीक है। पर एक ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर 20 शिफ्ट में आपका पेपर हो रहा है तो 20 में से 15 शिफ्ट ऐसी थी जिसमें जीके का लेवल अच्छा था, ठीक है, ज्यादा नंबर बच्चे नहीं ला पा रहे थे, ठीक है। हम लोग आगे बात करते हैं SSC MTS की। अगेन SSC MTS के अंदर भी आप देखोगे कि जो मैथ्स थी वो बिल्कुल मुश्किल नहीं आई थी, इजी थी, ठीक है। अब इजी बोलने का मतलब ये नहीं होता यार कि 25 के 25 क्वेश्चन आसान थे। हर बार एक दो क्वेश्चन तो आपको इसे मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम के अंदर होंगे जो थोड़े से ऐसे होंगे जिनमें हो सकता है कि आपको समय लग रहा हो, पर अगर आप पढ़ के गए हो तो आप उनको कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी मतलब उनमें ऐसा वो नहीं था नया कि आप एग्जाम के अंदर उनको कर ही ना पाओ, ठीक है। अगेन रीजनिंग का सेक्शन हम लोग देखें तो ये भी आपका आसान था, ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं, ठीक ठाक लेवल था, मॉडरेट आप मान सकते हो। मॉडरेट लेवल की इंग्लिश आपकी MTS के अंदर आई थी, मतलब 40 प्लस आप फिर भी इसमें कर सकते थे, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर तो जो मार्किंग होती है वो आउट ऑफ 100 होती है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जीके जीके का यहाँ पर क्या था कि सेम, पर इसके कंपैरिजन में आसान थी, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपकी पूछी जा रही थी उसके कंपैरिजन में MTS में जीके आसान थी, और यही एक रीजन था कि MTS की कट ऑफ भी आपकी हाई गई थी, कट ऑफ इसकी हाई थी। तो जीके का सेक्शन इन एग्जाम के कंपैरिजन अगर मैं देखूं तो मॉडरेट था अगेन, ठीक है। मॉडरेट जो आपका लेवल था वो था, मतलब आप अगर पढ़ के गए हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं थे, कुछ क्वेश्चन आपकी रेंज के थे। और कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन थे वो भी मैं हम लोग वीडियो में आके बात करेंगे। फिलहाल हम लोग केवल ये समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज हर एग्जाम में कैसी कैसी चीजें नहीं है, ठीक है। क्योंकि यार होता क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि TCS की एक क्वेश्चन बैंक होती है। फिलहाल हम लोग वो चीज बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। सिलेक्शन पोस्ट फेज 10, इसमें यार मैथ के जो लेवल था वो आपका मॉडरेट था, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैथ के अच्छे लेवल के थे, अगेन रीजनिंग का लेवल भी आपको मॉडरेट था। इनफैक्ट अगर मैं आपको सच बताऊं ना तो जो अभी तक एग्जाम्स हुए हैं उनमें सबसे अच्छे अगर आपको पेपर देने हैं, ठीक है, जिसमें आपके नंबर सबसे कम आए, ठीक है, मतलब सबसे अच्छे सेटअप मान सकते हो, इसकी जो शिफ्ट होगी वो CGL की हार्ड शिफ्ट बन जाएगी, ठीक है। वो आपके पेपर होते हैं सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के। इसके आप लोग पेपर प्रैक्टिस करना, इसमें आपको सच में ये पेपर्स काफी चैलेंजिंग लगेंगे, ठीक है। और आप लोग मॉक प्रैक्टिस करने की सोच रहे हो तो इसके पेपर आप लोग ट्राई कर सकते हो, इजी अभ्यास वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी तक के सबसे अच्छे क्वेश्चन जो थे वो सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 में मुझे लगे, सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगेन इंग्लिश का सेक्शन यहाँ पर अच्छा था, पर इंग्लिश आप इसकी प्रैक्टिस ना करो तो भी ठीक है, क्योंकि इसमें आपका एक RC का क्वेश्चन भी आता है जो कि CGL में नहीं आने वाला, ठीक है। जो एक RC का क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा वो CGL में नहीं आता। अगेन जीके का सेक्शन जो आपका था वो हार्ड था, ठीक है। पर अब बात करते हैं इन दो सेक्शन की, इन दो एग्जाम की, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो एग्जाम था और AWTPO का जो एग्जाम था। पर यार बात ये है कि ये आपके मेन SSC वाला एग्जाम नहीं है, ठीक है, मेन एग्जाम ये नहीं है, तो इन पर ज्यादा डिपेंड करना ठीक नहीं रहेगा। पर फिर भी आप लोग ओवरऑल ये समझ लो कि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए उनमें सबसे अच्छी जो मैथ आई थी वो इस एग्जाम में आई थी, ठीक है। इसमें जो मैथ्स का लेवल था वो अच्छा था, अभी तक के जितने एग्जाम है उन सबके कंपैरिजन में। सेम चीज मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, इसमें भी जो मैथ का लेवल था वो मॉडरेट था, ठीक है। आसान क्वेश्चन भी थे, पर हर शिफ्ट में आप देखोगे कि 4 से 5 अच्छे क्वेश्चन भी आपको मिल रहे थे, ठीक है। सेम हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग का इनमें कोई ज्यादा रेलेवेंस है नहीं, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपके मतलब कम ज्यादा होते रहते हो, तो वो आप लोग इतना ना समझिए, ठीक है, इस एग्जाम को रिलेटेड। और इन पर आप लोग ज्यादा ध्यान मत दीजिए, पर फिर भी अगर आप लोग चाहो, अगर आपको मैथ्स में और स्ट्रॉन्ग होना है तो आप इनके जो मैथ के क्वेश्चन है वो जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों एग्जाम में आप लोग अगर कुछ करना चाहते हो तो आप लोग मैथ के क्वेश्चन कर लेना। और एक चीज और, ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्जाम था इसमें जो रीजनिंग थी उसका लेवल हाई था, ये मैं आपको बता दूं, इसका लेवल हाई था। और इसके भी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आप लोग उनको प्रैक्टिस कर लेना टॉपिक वाइज, ठीक है। और आप लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की सोच रहे हो तो ये वो सवाल है दिल्ली पुलिस SCM में जो क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग के, इनको प्रैक्टिस कर सकते हो आगे आने वाले दिन में, ठीक है। बाकी इसमें कुछ और जानने का है नहीं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये दो एग्जाम जो आपके थे सबसे इंपॉर्टेंट ये दो एग्जाम है, SSC CPO 2022 और SSC स्टेनो 2022, ठीक है। इनकी आंसर की अभी अभी रिसेंटली आई है, ठीक है।
और इनके हिसाब से क्या हमको समझ में आ रहा है, देखो सबसे पहले स्टेनो के अंदर मैथ नहीं होती है, को हटा दो। सीपीयू के अंदर जो मैथ्स आई है, 50 क्वेश्चन आते हैं सीपीयू में मैथ के, तो उनमें अगर हम देखें तो हर 50 क्वेश्चन में आपके अगेन 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, ठीक है, जिनमें आप लोग फंस सकते हो एग्जाम के अंदर। तो वही बात है कि 4 से 5 क्वेश्चन आप देख रहे हो कंसिस्टेंटली एग्जाम के अंदर मैथ के अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। स्टिल सीपीयू में मैथ इतनी भी टफ नहीं थी कि आप उसको ना कर पाओ, आप मैनेज कर सकते थे। बस सीपीयू के अंदर आप लोग ध्यान देना कि जो डीआई के क्वेश्चंस थे मैथ के अंदर, जो डीआई के क्वेश्चंस थे उनका लेवल काफी अच्छा था, ठीक है। इनको आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग की अगर हम बात करें तो सीपीयू के अंदर भी वही बात है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट के अंदर हार्ड आपको मिल रहे हैं, बाकी सब क्वेश्चन आपको आसान मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ इतनी टेंशन की बात नहीं है। अब कौन सा टॉपिक हार्ड है कौन सा टॉपिक इजी है वो हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे, ठीक है। इंग्लिश अगर आप देखोगे तो सीपीयू में जो पूछी गई थी उसका लेवल बाकी जितने सेक्शन है उसके कंपैरिजन में हार्ड था। इन दोनों के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो इंग्लिश का लेवल ऊपर था मैथ और रीजनिंग से, ठीक है। तो बच्चों को जो भी नंबर कटे वो इंग्लिश के अंदर ही कटे हैं, ठीक है। जीके, अब सीपीयू के अंदर एक खास बात ये है कि इसमें जो जीके का सेक्शन आया था वो सेक्शन मुझे इजी लगा, और इनफैक्ट ये बात हो सकता है कि बाकी लोग भी इससे एग्री करें इस बात से कि जीके का सेक्शन कंपेरेटिवली बाकी सब एग्जाम के इजियर था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन एकदम ही डायरेक्ट जीके में पूछ लिए गए थे, बहुत आपके जो वो थे ना रिपीटेड क्वेश्चंस वो भी बहुत थे, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन का काउंट जीके में बहुत ज्यादा था, ठीक है। स्टेनो की अगर हम लोग बात करें तो मैथ्स तो इसमें होती ही नहीं है। रीजनिंग में कुछ ज्यादा खास था नहीं, बस 2-3 टॉपिक्स थे वो मैं आपको आगे बता दूंगा, उनके क्वेश्चन आप कर लोगे तो काम चल जाएगा। बाकी ये था कि रीजनिंग में अगर आप लोग चाहो तो आराम से आप इसमें 90% प्लस स्कोर कर सकते थे, ठीक है। कुछ इसमें इतना खास बात थी नहीं, ठीक है। अब इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश आप लोग इसमें ध्यान देना प्लीज कि इंग्लिश का लेवल अगेन इसमें हाई था, ठीक है। इंग्लिश आसान नहीं थी, और इनफैक्ट मैं एक बच्चे के आंसर की देख रहा था जिसके मैथ रीजनिंग सॉरी रीजनिंग में जिसके अच्छे नंबर थे, कि जीके में भी उसके अच्छे नंबर थे, इंग्लिश में मैं देख रहा था कि उसके वोकेबलरी के अंदर बहुत क्वेश्चंस रॉन्ग थे, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट में उसके नंबर अच्छे थे पर वोकेबलरी में उसके काफी क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे, तो वो चीज आप लोग ध्यान देना प्लीज, ठीक है। और जीके की बात करें तो फिर से वही चीज कि जीके में अगेन इररेलेवेंट क्वेश्चंस भी कुछ थे, कुछ क्वेश्चन रेलेवेंट भी थे। इनफैक्ट एक टॉपिक तो ऐसा है जिसके हर शिफ्ट में आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। जीके जैसी चलती आ रही है वही आपकी मॉडरेट हार्ड वाली वो इसमें थी, इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है बताने का। तो अभी तक का जो हमने चीज समझी काफी हौच पौच हो गया है, पर फिर भी जो चीज मुझे समझ में आ रही है अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि सब्जेक्ट वाइज पहले समझते हैं अब चीजों को। क्वांट के अंदर क्वांट के अंदर जो आपका एग्जाम होगा उसमें केवल 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको हार्ड लग सकते हैं एग्जाम के अंदर, और वो भी हार्ड इसीलिए आपको लगेंगे क्योंकि आप एग्जाम के प्रेशर में हो। एक्चुअल में जब आप बाहर आओगे तो आप उन क्वेश्चन को कर दोगे, ठीक है। तो ये केवल 2-3 क्वेश्चन होंगे जिनको आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना तो आप लोग प्लीज मेरी बात मानो कि आप क्वांट के अंदर इजीली 45 से 50 नंबर स्कोर करने वाले हो, इस बात को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। और इसमें से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आने वाला, ठीक है। ये चीज अभी तक जितने भी एग्जाम हुए उनसे आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। 2-3 आपके क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको हार्ड लग रहे हो और वो भी इनफेक्ट हार्ड ना भी हो, ठीक है। और इजी शिफ्ट आपके ही तो हो सकता है कि ये जो 2-3 हार्ड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये भी ना है, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग डर रहे हो तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आपने हमारे चैनल से थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है या फिर कहीं से भी पढ़ा हो, ठीक है, अगर आपने मेहनत करी है तो क्वांट में आराम से फोड़ दोगे, ठीक है। 40 के ऊपर नंबर आप लाओगे। अगर आपकी क्वांट बहुत कमजोर है तो भी 40 नंबर आप बहुत आराम से ला सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको रहना है कॉन्फिडेंट, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहना है इसका मतलब ये नहीं कि उसको पहले कर लेना है, इसको करोगे आखिरी में, ठीक है। पर इसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना है। इसमें कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं होने वाला, जो आपका चलता आ रहा है। 22-23 क्वेश्चन आपके एकदम आसान आने वाले हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके कैलकुलेटिव हो सकते हैं डीआई के, बस आप लोग उस पर ध्यान दे देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग रीजनिंग। रीजनिंग में जैसा मैं आपको बता रहा था कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन कठिन आ रहे हैं, और कंसिस्टेंटली मैं वो देख रहा हूँ कि रीजनिंग में जो नंबर ट्रिपलेट के क्वेश्चन होते हैं और नंबर एनोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं इनका लेवल अच्छा है। अब सारे क्वेश्चन तो टफ नहीं है, पर इनमें जो क्वेश्चन पूछेंगे जनरली जो हार्ड क्वेश्चन आ रहा है वो इन्हीं दोनों टॉपिक से आ रहा है, ठीक है। तो इसको अलग से आप लोग सेपरेटली एग्जाम से 3-4 दिन पहले इसकी प्रैक्टिस अलग से कर लो, अगर आपके पास समय हो तो इसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और एक बात आप लोग ध्यान देना कि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट ये जो टॉपिक है इससे हर एक शिफ्ट में हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा हो, तो इस क्वेश्चन को पहले स्किप करना, टाइम बचे तो आप इसको बाद में आके कर लेना, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में
एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि काफी क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो कि जैसे हमारे पास कैट लिखा हुआ है तो इसका एक कोड दे दिया गया है आपको कि ये रिलेटेड है 42 से, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफी देखे जा रहे हैं कि जो हमारे पास वर्ड है उसको एक नंबर में चेंज कर दिया गया है, फिर हमसे पूछा गया कि किसी और वर्ड का जो नंबर होगा वो क्या होगा, क्या। तो ऐसे क्वेश्चन भी काफी देखने को मिले हैं और कई बार इसमें जो लॉजिक आ रहा है ना कोडिंग डिकोडिंग में वो अजीब सा है। जैसे हमारे पास लेट सपोज 6 प्लेसेस हैं ऐसे, ठीक है, 6 प्लेस हमने लिखे और उसको हमने मैच कराया है किसी एक वर्ड से। तो जनरली होता है क्या है कि या तो सीधे सीधे रिलेशन होता है ऐसे ऐसे, ठीक है, +1 +2 +3 इस तरीके का। पर कुछ क्वेश्चन में पता है क्या देखा गया है कि क्रॉस में इन दोनों को ऐसे ऐसे कर दिया, जो बाकी के 4 रह गए इनको अलग से ट्रीट करा गया, इनका इस तरीके से हो रहा है। तो इस तरीके के पैटर्न भी आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो उनका भी आप लोग प्लीज ध्यान देना, इसमें हो सकता है कि आप लोग फंस जाओ, इसलिए ये चीजें मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। और एक बात आप लोग ध्यान देना रीजनिंग के अंदर कि मिसिंग नंबर का क्वेश्चन अगर आए, वैसे तो हो सकता है कि ना भी आए, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन अगर आप लोग आए तो आप लोग प्लीज उसको आखिरी में करना है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो इन्हीं टॉपिक्स हो रहे हैं, मिसिंग नंबर, नंबर ट्रिपलेट, नंबर एनालॉजी, ठीक है। तो इनको आप लोग चाहो तो स्किप करके लास्ट में कर सकते हो, ये मेरी एडवाइस है, ठीक है, अभी तक जितने मैंने पेपर्स देखे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। और अगर आप लोग इस टॉपिक से डर रहे हो तो डरने की जरूरत नहीं है, इसमें भी स्पेशली हम कह सकते हैं कि सर्कुलर अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन होता है ना कि सर्किल में 6 लोग बैठे हैं 7 लोग बैठे हैं, उसका क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज है ना सीजीएल 2022 के अंदर वो इंग्लिश है। ये आप लोग आज लिख के ले लो या फिर आप बाद में एग्जाम के बाद मेरे को बता देना कि हाँ आपने बोला था, एकदम सही बात है, ठीक है। जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो इंग्लिश के अंदर ही हो रहे हैं। जैसे सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि वोकेबलरी के क्वेश्चन का काउंट जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। पहले जो वोकेब के क्वेश्चंस आते थे उसका काउंट बढ़ गया है, ठीक है। ऐसा आप स्टेनो के एग्जाम में देख सकते हो, आप लोग सीपीयू के एग्जाम में भी देख सकते हो कि वोकेबलरी के क्वेश्चन का काउंट पहले के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। और वोकेबलरी के क्वेश्चन अब दो तरीके से आपके एग्जाम के में आ सकते हैं। दो तरीके वो क्या है, देखो हो क्या रहा है कि इनफैक्ट ईडियम फ्रेज में भी ऐसा है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ऐसा है कि जो वर्ड आपको यहाँ पर गिवन है उसका यूजेस सेंटेंस में आपको दे दिया गया है, उसका जो यूज है उस सेंटेंस में आपको दे दिया गया है, जिससे कि आपके लिए टिक करना थोड़ा सा आसान हो सकता है, ठीक है। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक सेंटेंस में उसको यूज करके और दूसरा डायरेक्ट, जैसा ये क्वेश्चन है डायरेक्ट भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अगर आप लोग इस तरह के क्वेश्चन में फंस रहे हो तो इसमें आप लोग सेंटेंस की हेल्प भी ले सकते हो और वैसे आप लोग उसको आंसर कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग प्लीज ध्यान देना कि वोकेबलरी के जो क्वेश्चंस हैं वो प्लीज कर लो, ठीक है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप स्टेनो के जो भी क्वेश्चंस आए हैं वोकेबलरी के वो देखोगे तो सब क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे जिनका लेवल काफी अच्छा है, ठीक है। और 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे डेफिनेटली होंगे जिनमें आप फंस रहे होगे, ठीक है। तो प्लीज आप लोग इस पर ध्यान देना। और अब बात करते हैं हम लोग ग्रामर की। तो ग्रामर में केवल 2 टॉपिक हैं जिनसे आपको थोड़ा संभल के रहना है। सबसे पहला टॉपिक है स्पॉटिंग एरर। इसके जो क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आप लोग फंस सकते हो, ठीक है, और वो आपके नंबर एग्जाम में डुबा सकते हैं। एक टॉपिक ये हो गया और दूसरा टॉपिक है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। बस ये 2 टॉपिक अगर आप लोग अलग से प्रैक्टिस कर लो अगले कुछ दिनों में तो आप लोग एग्जाम में ज्यादा नंबर इंग्लिश में ला सकते हो, ठीक है। तो इन 2 टॉपिक को आप लोग अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो। और ग्रामर में कुछ भी स्पेशल चीज नहीं है जो आपको करनी है, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी है आप लोग यहाँ भी अच्छे से फोड़ के आओगे, ठीक है। तो इंग्लिश में बस इतना ही था और कुछ भी डरने की बात नहीं है। इंग्लिश में यार आपको शायद ऐसा लगता हो कि नंबर लाना बहुत बड़ी बात है, पर मैं आपको सच बताऊं तो इंग्लिश में जो लोग अच्छे हैं जिन्होंने पढ़ाई अच्छे से करी है वो कंसिस्टेंटली इंग्लिश में 40+ स्कोर करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके नंबर 30 से 40 के बीच में फंसे हुए हैं तो इसका रीजन केवल है कि आपने इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान शायद ना दिया हो, या फिर आपका इंग्लिश का बैकग्राउंड ना रहा हो, या फिर आपने सही जगह से जो स्टडी है वो ना करी हो सही तरीके से, ठीक है। जो आपकी यहाँ पर शॉर्टकमिंग्स है आपने उनको फिक्स नहीं करा है, इसका रीजन केवल ये है, ठीक है। अगर आपके अभी कम नंबर आ रहे हैं तो ठीक है, आप लोग पहले एग्जाम दो, फिर आप लोग इंग्लिश वापस एग्जाम से देकर आकर आप लोग अपनी इंग्लिश पर काम करना, ताकि मेंस में एटलीस्ट आप एग्जाम के अंदर ज्यादा स्कोर कर सको, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जीके की। तो यार जीके में एक चीज आप लोग प्लीज ध्यान देना कि जो भी आपका एग्जाम आएगा उसमें 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी रेंज के नहीं होंगे, जो क्वेश्चन आपके करने के लिए नहीं बने हैं, ठीक है।
इनमें आप चाहो तुक्का लगा दो, ना लगाओ वो आपके ऊपर है, पर वो क्वेश्चन ऐसे नहीं है जिनको आप कर पाओ एग्जाम के अंदर। आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, 30% क्वेश्चन हमेशा ऐसे आपको मिलेंगे कि रडार में नहीं होंगे, और इन पर हमको ध्यान देना भी नहीं है। हमारा मतलब केवल इन 70% जो क्वेश्चन आपके रिलेवेंट है, ठीक है, उनसे मतलब है। इनमें आप कितने कर पा रहे हो वो चीज एक्चुअली मैटर करती है। अभी रेलेवेंट क्वेश्चंस मतलब कि वो टॉपिक्स जो एग्जाम में आने चाहिए एक्चुअल में, ठीक है, जो चीज आप पढ़ते हो। अब पूछने को तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो जरूरी नहीं कि आप उसको सही करके आओ, ठीक है, उसको आप छोड़ भी सकते हो। इसमें से आप कितना सही कर रहे हो ये चीज मैटर करती है, ठीक है। अब देखो, जीके में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ये जान लो, वो है कि स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके आपको अगर बहुत अच्छी आती है, तो मान के चलो कि एग्जाम के अंदर 5-6 क्वेश्चन आपके एकदम पक्के हैं जिनको आप सही करने वाले हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से करी है, और करंट अफेयर्स अगर मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये है कि करंट अफेयर्स 2021 और 2022 की, कुछ लोग केवल 2022 की करके जा रहे हो, प्लीज ध्यान देना कि 2021 के सवाल भी आ रहे हैं, तो 2021 की भी और 2022 की भी। 2021 के आप लोग ज्यादा डीप में ना कर पाओ वो भी ठीक है, पर 2022 की तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। तो करंट अफेयर अगर आप अच्छे से करके जा रहे हो, तो यहाँ से भी आप लोग 4 से 5 क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। अब किसी शिफ्ट में करंट अफेयर के हो सकता है कि और ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि किसी शिफ्ट में केवल करंट अफेयर के 3 या 4 ही क्वेश्चन आए, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। पर 2021 और 2022 की आपको करके जानी है, ठीक है, इतना आप लोग अपने मन में ठान लो, ठीक है। हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो यार ये चीज चेंज थोड़ी ना हुई है। अब क्या होता है कि जीके में आपने कुछ चीज पढ़ी आज से 6 महीने पहले, तो आपको लगता है कि 6 महीने बाद तो इसका यूज ही नहीं होगा। तो आपने आज तक जो कुछ भी पढ़ा है, अगर आज आप उसको रिवाइज कर लो, ठीक है, अगर आज आप उसको रिवाइज कर लो और तब आप एग्जाम दो, तब वो चीज आपको फायदा देगी। अब आप ये सोच रहे हो कि आप अगले 4-5 दिन में कुछ ऐसा पढ़ लोगे जिससे आपके नंबर आ जाएंगे, तो वो तो कभी नहीं होगा, ठीक है। हर बार आपको जीके में ऐसा कुछ दिखेगा कि यार ये तो हमको नहीं आता, ये हमको नहीं आता, पर उसको करने का फायदा नहीं है। तो वही बात है कि आप जो बाकी आपका 30% है ना, आप उसके पीछे भाग रहे हो, उसके पीछे मत भागो। जो आपका 70% एग्जाम में चीज आ रही है उनके पीछे भागो, ठीक है। तो जो कुछ भी आपने आज तक पढ़ा है वही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर भी अगर आप ये जानना चाहते हो कि कोई एक्स्ट्रा चीज आपको अगर पढ़नी है, मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूँ। एक ये है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो लोग बजाते हैं, वो एक बार प्लीज अलग से देख लेना। इसके अलावा जितने भी डांस फॉर्म है वो देख लो, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन भी आ रहा है। इनफैक्ट आर्ट एंड कल्चर से जो कुछ आप पढ़ सकते हो, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से आप जो पढ़ सकते हो वो पढ़ लो। आर्ट एंड कल्चर और ये सब चीज, मतलब ये सब इसी में तो आ गए बेसिकली। अगर आपने ये सब चीज आर्ट एंड कल्चर अच्छे से करा है, तो मेरे हिसाब से आप एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन और कर पाओगे, ठीक है। वो एक आप तरीके सकते हो कि आप ये चीज आपके लिए बोनस होगी, ठीक है, कि आप इसको कर पा रहे हो एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिलहाल। और एक चीज और, वो है सेंसस। सेंसस जो हुआ था 2011 का, उसके क्वेश्चन अभी भी एग्जाम के अंदर आ रहे हैं कि कौन से स्टेट में जो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, किस स्टेट का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज्यादा, ये सब चीज अभी तक पूछी जा रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में आ रहे हैं, सेंसस के जो क्वेश्चन है। किसी किसी शिफ्ट में आप देखोगे कि एक से ज्यादा क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको देख लेना। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। और एक गलती आप लोग पता है क्या करते हो कि आप ये सोचते हो कि अगर हिस्ट्री और पॉलिटी को एकदम डिटेल में आप लोग पढ़ लोगे तो आपके नंबर बहुत ज्यादा आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। इन डिटेल आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग एग्जाम में उतनी चीज नहीं याद रख पाओगे। इससे अच्छा आप लोग पता है क्या करो कि इन टॉपिक्स को आप लोग स्टैटिक जीके में पढ़ लिया करो। स्टैटिक जीके में कैसे पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री में जितनी भी आपके बैटल्स हुए, इंपॉर्टेंट बैटल्स, ठीक है, उसको आप लोग सेपरेटली पढ़ लो, ठीक है, स्टैटिक जीके के अंदर ही। इसी तरीके से पॉलिटी में जो आर्टिकल्स का टॉपिक है आपका, आर्टिकल, अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होते हैं, ठीक है, ये सब टॉपिक्स आप यहां से पढ़ लो। कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये सब चीजें आप इसी के संग पढ़ लिया करो, स्टैटिक जीके के संग। सेपरेटली अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटी में बहुत डिटेल में जा रहे हो तो गलती कर रहे हो, ठीक है। इतना डिटेल में पढ़ भी लोगे तो कोई चांस नहीं कि वो एग्जाम के अंदर आएगा नहीं आएगा, कुछ गारंटी नहीं, ठीक है। तो स्टैटिक जीके के संग आप इन चीजों को पढ़ लिया करो। इनफैक्ट जो भी आप इसमें पढ़ते हो ज्योग्राफी में, वो सब इसी में तो आता है। ज्योग्राफी में जो भी आप चीज पढ़ रहे हो, रिवर्स, डैम्स, लेक्स,
वो सब आप इसी में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसी के संग मिला के आप लोग पढ़ लिया करो, और रिवीजन में आपका साथ के साथ हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ो, और वो सब चीज मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, टेलीग्राम पर आप लोग जाके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। उनको आप लोग पढ़ो, बहुत आराम से आप लोग जीके में 25 नंबर लेके आओगे, मुझे पता है। इससे ज्यादा भी ला सकते हो, ठीक है। इतना नंबर ला रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ताकि अपना मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश को सॉलिड रखो, वहीं पर आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे, वही आपका स्कोरिंग एरिया है, ठीक है। और एक चीज और, कि क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है, तो कई लोग डर जाते हैं कि एग्जाम में पता नहीं क्या आ जाएगा, ठीक है। एक बात आप लोग प्लीज ध्यान देना, और शायद आपको ये बात थोड़ी सी यहाँ पर समझ में ना आए, ठीक है, अजीब भी लग सकती है आपको बात। वो बात ये है कि जो भी एग्जाम आपका एसएससी सीजीएल का होता है वो इजी होता है बाकी सब एग्जाम के कंपैरिजन में। कुछ लोग को ये बात अजीब इसीलिए लग रही हो क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि सीजीएल की जो जॉब होती है वो तो हायर होती है एसएससी सीएचएसएल के कंपैरिजन में, या फिर एसएससी एमटीएस के कंपैरिजन में, या फिर सिलेक्शन पोस्ट के कंपैरिजन में। पर होता क्या है ना, इनमें एक्चुअल में पेपर हार्ड आ जाता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर आप इनके पेपर्स कर पा रहे हो आराम से, अगर इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं अगर आप इनमें 140 प्लस स्कोर कर रहे हो, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस एग्जाम में इससे 10 नंबर ज्यादा बहुत आराम से लाओगे, ठीक है। ये बात मैं आज आपको दे रहा हूँ, ये बात मैं आज आपको लिख कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसका जो भी प्री का एग्जाम होगा बहुत आसान होगा। और एक बात ये भी है कि आपको डरने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगर आप लोग डरोगे तो उससे केवल आपका नुकसान है, ठीक है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय एंड टेक केयर।